हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का ये टॉपिक है। बोर्ड के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का ये एक बेसिक पार्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल रिएक्शंस का आप इक्वेशंस लिखेंगे तो वो जो इक्वेशन आप लिख रहे हैं वो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशंस आप सब जानते ही होंगे। बैलेंस्ड इक्वेशंस का मतलब ये है कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बराबर होने चाहिए। तो आज हम एक अल्टरनेटिव मेथड सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। तो देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। इस एग्जांपल को हम बैलेंस करेंगे, इस केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। तो देखिए क्या एक अल्टरनेटिव मेथड है ये। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी टर्म आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सभी में हम एक एक वेरिएबल एलोकेट कर देंगे, है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया स्मॉल ए, ठीक है, यहाँ दे दिया स्मॉल बी, यहाँ दे दिया स्मॉल सी, यहाँ दे दिया स्मॉल डी, यहाँ दे दिया स्मॉल ई। तो जितने भी टर्म्स है सबसे पहले हमें क्या करना है, वो सारे टर्म में एक एक वेरिएबल एलोकेट कर देना है। अब देखिए जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो एक्चुअल में आप लोग ये जानते होंगे कि फ्रंट में हमें नंबर लिखने होते हैं और ऐसे नंबर होने चाहिए, मतलब हमें ऐसे नंबर वहाँ पे इंसर्ट करने हैं कि जब हम पूरी रीति से इक्वेशन को बैलेंस कर दें तो लास्ट में हमें दिखाई देना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम जो है वो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल हो। तो इसीलिए अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले क्या किया कि जितने भी टर्म्स है उसमें हमने सभी में एक एक वेरिएबल एलोकेट कर दिए, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब एक एक एटम को हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम कॉपर को देखने जा रहे हैं, है ना। जैसे कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये कॉपर, ठीक, कॉपर का हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए कॉपर यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी सिर्फ सिंगल एटम है ना, रिएक्टेंट साइड में सिर्फ सिंगल एटम है। तो आपको करना क्या है, इसका जो भी वेरिएबल हमने एलोकेट किया था उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करना है ना। मतलब कि ये जो एटम था यहाँ पे वो 1 है रिएक्टेंट साइड में, इसीलिए हम 1 इंटू ए कर रहे हैं, है ना। तो हमने यहाँ लिखा ए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कॉपर का एटम और कहीं नहीं है ना। अब देखिए अब दूसरे साइड हम देखेंगे प्रोडक्ट साइड में। तो प्रोडक्ट साइड में हमने देखा कि ये है Cu हमारा, ठीक है। अब इसके आगे जो वेरिएबल एलोकेट है वो क्या है, C है, और यहाँ पे भी वो सिंगल है ना। तो सिंगल एटम है तो 1 इंटू सी। तो हमने देखा कि आपको करना क्या है, यहाँ पे कॉपर एटम जो है वो 1 था, यहाँ पे भी कॉपर एटम 1 था, तो इसीलिए हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ C से, और यहाँ पर हमने 1 का मल्टीप्लाई कर दिया A से, और दोनों को हमने इक्वल रख दिया, है ना। मतलब कि आपको करना क्या है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को इक्वल रख देना है ना। अब देखिए अब दूसरा एटम देखते हैं हम। अब हम यहाँ पर आए ऑक्सीजन पे, है ना। तो देखिए ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब हम O के लिए देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का सिंगल एटम है यहाँ पे, तो 1 इंटू ए, तो यहाँ पे भी क्या आ गया A, ठीक है। अब इधर साइड देखें तो यहाँ पे भी O जो है वो सिंगल एटम है, और O के साथ कौन सा हमने वेरिएबल एलोकेट किया था, E, तो इसीलिए ऑक्सीजन का सिंगल एटम है तो 1 इंटू ई, मतलब कि E, और ये दोनों भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे अगला उठाया N, है ना। अब हम N के लिए लिख रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे N जो है वो भी सिंगल है, ठीक है, और 1 इंटू बी क्या आएगा, B, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो N जो है वो 2 है, तो अब की बार आपको 2 इंटू डी करना है ना। देखो जब सिंगल एटम था आपका तो 1 इंटू जो भी वेरिएबल एलोकेट किया था उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि 2 नाइट्रोजन है, तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू डी करेंगे, तो उसको भी हम इसकी इक्वल लिख देंगे, मतलब कि B इज इक्वल टू 2D। अब इसके बाद हमने देखा H, तो H देखिए अब
तो H का यहाँ पे देखिए 3 एटम है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका वेरिएबल क्या है B, तो 3 इंटू बी है ना, तो हमने लिखा 3B, ठीक। यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे आपका H जो है वो 2 है, तो 2 इंटू ई मतलब कि 2E। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ें लिख लेनी है ना, मतलब दोनों साइड हमें कंपेयर करना है, ठीक है, कि कहाँ कितने एटम है और उसमें क्या वेरिएबल हमने एलोकेट किया है, उस हिसाब से हम पहले इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर है ना, अब हमारे पास देखिए 4 इक्वेशन आ गई है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब हमें क्या करना है, ये चारों इक्वेशन में हमें ये चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार आया है ना। तो अभी हम देखिए यहाँ पे a जो है एक बार दिख रहा है, यहाँ दूसरी बार दिख रहा है, मतलब a जो है वो 2 बार दिख रहा है ना। यहाँ शॉर्ट में हम लिख देते हैं, ठीक, ताकि हमें ध्यान रहे, है ना। ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत, जब आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो बहुत जल्दी बैलेंस हो जाता है ना। अभी हम समझ रहे हैं, इसलिए एक एक चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए एक एक चीज़ें लिख रहा हूँ, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेंटली आप बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए A 2 टाइम्स आ गया, ठीक है। अब B देखिए, B यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब B जो है वो भी 2 टाइम्स है, ठीक है। अब अगला देखा हमने C यहाँ पर है, मतलब सिर्फ एक जगह है C, ठीक है। फिर हमने देखा D, तो यहाँ पर है ना, D जो है वो भी एक जगह है। फिर इसके बाद E देखेंगे तो यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब E जो है वो भी 2 टाइम्स है। तो देखो ये जितने वेरिएबल हमने एलोकेट किए थे, हमें ये चेक कर लेना है कि कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा बार आया। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि A, B और E ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं ये 2-2 बार आए हैं। तो ये तीनों में से किसी भी एक को हम क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है, किसी भी एक को, है ना। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार जो वेरिएबल आया है ना, जैसे A, B और E है ना, ये 2-2 बार आए हैं, तो इनमें से किसी एक की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, 1। तो देखिए अब यहाँ पर तो हमने मान लिए A1 है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही A1 होगा तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू जो है वो भी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A = E था, A अगर 1 हो गया तो E जो है वो भी 1 हो जाएगा, है ना, मतलब E की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक। अब आप देखो A, C, E 3 वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे B और D अभी दोनों में से कुछ भी हमारे पास में नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखो इसमें E की वैल्यू जो है वो 1 आई थी, तो यहाँ रख देते हैं हम, तो 3B = 2 × 1, ठीक है। E की जगह हमने 1 रख दिया, तो 3B = 2 आ गया, ठीक है, और B = हो गया 2/3, ये B की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जैसे ही B की वैल्यू आएगी तो हम काय की वैल्यू निकाल सकते हैं, D की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो B की जगह रख दिया हमने 2/3 = 2 × D, ठीक है ना। अब ये 2 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब D की वैल्यू जो है वो 1/3 आएगी, ठीक। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि A, B, C, D, E की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट किया है ना। सिर्फ एक वैल्यू हमने माना था 1 और उसकी मदद से हमने बाकी सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखे थे उसकी जगह अब हम ये नंबर लिख देंगे। तो देखिए A क्या था, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1 ही मिलेगा, मतलब कि इसको हम CUO रहने देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए B जो था वो कितना आया था, 2/3, तो ये हमने लिख दिया 2/3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। C जो था वो कितना था, 1 था, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो CU बस रहेगा, ठीक है। इसके बाद D जो है उसकी वैल्यू थी 1/3, तो हमने रख दिया 1/3 N2, ठीक है। E की जो वैल्यू थी, है ना, E की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 1 थी, ठीक, तो 1 × H2O मतलब कि वो H2O ही रहेगा। अभी देखिए आप जितनी वैल्यू थी A, B, C, D, E उनकी वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिए। अब देखिए जब भी आप इक्वेशंस में जब आप ये वैल्यूज को रखेंगे, अगर आपके पास
किसी टर्म में फ्रैक्शन में नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं उसको, जैसे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 है अपॉन में, यहाँ पे भी 3 है अपॉन में, है ना। तो जो भी नंबर आपको ऐसे फ्रैक्शन में मिल रहे हो डिनोमिनेटर में, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि वो जितने भी डिनोमिनेटर्स में जो भी नंबर दिए उन सभी का आप एलसीएम निकाल लो और वो पर्टिकुलर नंबर से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब हम देखो क्या कर रहे हैं, अब हम इस पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, 3 से, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है और 3 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो अब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी फाइनली, तो ये हो जाएगा 3CuO प्लस यहाँ का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2NH3 गिव्स, यहाँ पे 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में 3Cu, यहाँ का 3 बैलेंस हो जाएगा तो यहाँ तो N2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 3H2O, ठीक है। अब ये हमारी फाइनली हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड हो गई है। देखिए चेक करते हैं हम, है ना, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो कॉपर है ना, वो यहाँ पे 3 एटम है कॉपर के, यहाँ पे भी देखिए 3, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए एन जो है नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 3 है यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन 3 है यहाँ पे और 3 इंटू 2 6, मतलब हाइड्रोजन के 6 एटम है ना। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 इंटू 3 6। तो अब हमने देखा कि जितने भी एटम से रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में हो, नंबर ऑफ एटम जो है वो बराबर आ गए। तो इस रीति से हमें बैलेंस करना है। अब देखिए एक और केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, तो देखिए कैसे हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहला काम, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हम लोग सबसे पहले जितने भी टर्म है उसमें हम वेरिएबल एलोकेट कर देते थे, है ना। तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे ए कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ पे सी कर दिया, यहाँ पे डी कर दिया, है ना। कोशिश करें कि हम स्मॉल लेटर का यूज़ करें, ठीक है। और रफ में आपको ये सारी चीज़ें करना है ना, फेयर में आपको सीधे बैलेंस करके इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने वेरिएबल एलोकेट कर दिया, ठीक है। वेरिएबल एलोकेट करने के बाद अब हम देखिए कंपेयर करते हैं दोनों साइड। तो सबसे पहले हम सी देखते हैं ना, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सी, ठीक है। तो देखिए सी के यहाँ पे 2 एटम है ना, तो 2 इंटू ए तो क्या हो जाएगा 2a, ठीक। यहाँ पे देखिए सी का सिंगल एटम दिख रहा है ना, तो 1 इंटू सी मतलब कि सी, ठीक। तो 2a इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसके बाद अब H चेक करते हैं हम, है ना। तो देखिए H के यहाँ पे 6 एटम है तो 6 इंटू ए क्या हो जाएगा 6a, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे H के 2 एटम्स है तो 2 इंटू डी मतलब कि 2d, ठीक। अब इसके बाद अब O का देखते हैं, ठीक है। O में देखिए अब 2 एटम्स है यहाँ पे तो 2 इंटू बी 2b हो गया। इक्वल में देखिए यहाँ पर O है, O के 2 एटम्स है तो 2 इंटू सी क्या हो गया 2c। साथ ही साथ यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंगल एटम है तो 1 इंटू डी क्या हो गया d, मतलब हम प्लस में अब हम उसको d लिख लेंगे, ठीक है। तो जब भी आपके पास, है ना, ऐसे डबल टाइम्स अगर कोई एटम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो आपको फिर उनको ऐसे करके लिखना है। अब देखिए हाँ, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई 3, है ना, 1 2 3 इक्वेशन है हमारे पास। अब इन तीनों को सॉल्व करते हैं हम और ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करना है हमें, कि अब इसके बाद हमें ये तीनों इक्वेशन में देखना है कि कौन सा वेरिएबल जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है ना। तो देखिए ए जो है वो कितनी बार आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब कि 2 टाइम्स है, ठीक है। बी जो है वो सिर्फ यहाँ आ रहा है, मतलब कि सिंगल टाइम आ रहा है, ठीक है। सी जो है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब कि 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी, है ना, ठीक है। डी जो है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, मतलब वो भी 2 टाइम्स आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार ए सी और डी आ रहा है, ये तीनों में से किसी एक की वैल्यू को हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने लेट ए को मान ले रहे हैं हम 1, ठीक। जैसे ही ए को 1 मानेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ रखते हैं हम, है ना।
तो यहाँ पे हमने रखा एक ही जगह 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू सी, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, मतलब कि सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक, चलिए अब यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर हमने एक ही जगह 1 माने थे तो यहाँ 1 रख देते हैं। तो हमने यहाँ 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 2d, तो ये हो गया 6। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, डिवाइड में। ठीक है, 3 बार में कैंसिल, तो d की वैल्यू हो गई 3। ठीक, d निकल गया। अब इसके बाद बचा है हमारा b। तो देखिए ये है हमारे पास इक्वेशन, है ना। ये जो था ये सिर्फ हमने समझने के लिए लिखा है ये सारी चीज़ें, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखते हैं c और d की वैल्यू। तो 2b इज इक्वल टू 2 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी आई थी 2। ठीक है, फिर प्लस में d, d की वैल्यू कितनी आई 3। ये हो गया 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, है ना। अब यहाँ पे 2b था तो b इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। ठीक, ये आ गई b की वैल्यू। अब देखिए हमने a b c d सारी वैल्यू हमारी जो है वो कैलकुलेट हो चुकी है। अब हम इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब देखो a1 था यहाँ रखा हमने, तो ये बन गया C2H6 प्लस, ठीक है, b क्या था 7/2, तो यहाँ रख दे रहे हैं हम 7/2O2। ठीक है, गिव्स। फिर c कितना था 2 था, तो यहाँ रख दिया हमने 2CO2। ठीक है, अब d की वैल्यू जो थी वो कितनी थी 3, तो हमने यहाँ रख दिया 3H2O। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखा कि यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन, अब ये मतलब एक फ्रैक्शन हमारे पास अवेलेबल है और डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, मतलब पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या बना 2C2H6, ये तो 7 हो जाएगा क्योंकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 7O2 गिव्स। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4CO2, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6H2O। तो हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है ना। चेक करें हम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए जो कार्बन के देखिए 2 एटम थे, 2 इंटू 2 4, है ना, 4 एटम है कार्बन के, तो देखिए यहाँ पे 4 एटम है मैच्ड, है ना। हाइड्रोजन के देखिए 6 इंटू 2 मतलब 12, हाइड्रोजन के 12 एटम है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 6 12 मैच्ड। फिर यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 इंटू 7 14, ठीक, यहाँ ऑक्सीजन देखिए 2 इंटू 4 8 हो गया और यहाँ पे 6 हो गए, 8 और 6 हो गया 14, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीजन 14 आ गया और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 14 आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में हमने जो सीखा बैलेंस करना इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस करते हैं, उसका एक अल्टरनेटिव मेथड है ये। मतलब ये मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान है और ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है इसमें, है ना। हालांकि ये जितनी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब आपको रफ में करना है और फाइनली जो ये वाला जो हमने रेड बॉक्स में जो इक्वेशन लिखा है ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन होगी, तो इसे हमें फाइनली लिखना है बैलेंस करके।